अच्छा, सवाल में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to Dilbar Associates normal capacity of a plant is 20,000 units per month और 240,000 units a year. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स और टोटल कॉस्ट दी हुई है। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर ₹300,000 पर ईयर और ₹1.25 पर यूनिट एट नॉर्मल कैपेसिटी। अब ये जो 1.25 है ये ऐसे भी आ सकता है कि पूरे साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स 3 लाख रुपए हैं, इसको मैं पूरे साल के नॉर्मल यूनिट्स से जो 2,40,000 यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर दूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो भी मेरे पास 1.25 आएगा, जो कि इफेक्टिवली ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है, OAR दिया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है कंपनी इज यूजिंग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एज बेसिस फॉर अप्लाइंग द ओवरहेड्स। फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर ₹60,000 पर ईयर। फिक्स्ड वाले मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे जो हैं वो 60,000 पूरे साल के हैं। मार्केटिंग और एडमिन वाले खर्चे जो होते हैं वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस होते हैं। वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑफ 3,400, 3,600, 4,000 and 3,000 for the first, second, third and fourth months respectively। क्योंकि ये फिक्स्ड खर्चे मुझे पूरे साल के दिए हुए हैं, अगर मुझे एक महीने का खर्चा मालूम करना हो तो मैं 60,000 को 12 से डिवाइड कर कर एक महीने की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 60,000 रुपीज़ का खर्चा क्योंकि पूरे साल का है और साल में 12 महीने होते हैं, तो हमारे पास एक महीने का जो खर्चा आएगा वो आ जाएगा 5,000 रुपये। हम 60,000 को डिवाइड कर देंगे 12 से और 5,000 रुपये का एक महीने का खर्चा आ जाएगा अगर हमें ज़रूरत है। फिर लिखते हैं एक्चुअल एंड अप्लाइड वेरिएबल ओवरहेड्स आर द सेम। Likewise, no material or labor variance exists. There is no work in progress. Standard costs are assigned to finished goods only. The sales price per unit is ₹10, and actual production, sales, and finished goods inventories in units are। मंथ्स दिए हुए हैं। फर्स्ट मंथ, पहले महीने की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कुछ भी नहीं है, एक भी यूनिट नहीं है। यूनिट्स प्रोड्यूस 17,500 यूनिट्स बनाए और यूनिट्स सोल्ड 17,500 यूनिट्स बेच दिए। यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री नील है। सेकेंड मंथ में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 21,000 यूनिट बनाए, 18,000 यूनिट्स बेच दिए, तो 3,000 ऑब्वियसली बचने चाहिए। जो सेकेंड मंथ का क्लोजिंग स्टॉक है वो थर्ड मंथ का ओपनिंग स्टॉक होगा, वो भी 3,000 है। 19,000 यूनिट्स और बनाए और 21,000 यूनिट्स जो है वो बेच दिए, तो 1,000 यूनिट्स बच गए। जो तीसरे महीने की क्लोजिंग है वो चौथे महीने के ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स होंगे, जो कि 1,000 है। 20,000 यूनिट्स और बनाए और 16,500 बेच दिए, तो 4,000 और 500 यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री में आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट में बोलता है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड्स। डायरेक्ट कॉस्टिंग जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम है, तो इसको हर महीने का मार्जिनल कॉस्टिंग का और हर महीने का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का स्टेटमेंट बना कर देना है, ठीक है, मंथली बेसिस पर। तो अब हम इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। हम अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट करते हैं और हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम अपना जो स्टेटमेंट बनाते हैं ना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। और मैं फर्स्ट और सेकंड मंथ की वर्किंग करता हूँ। मैं पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा हूँ और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ वो फर्स्ट मंथ की करता हूँ और मैं सेकेंड मंथ की करता हूँ। बाकी मंथ्स की हम बाद में देख लेंगे कि क्या वर्किंग होगी। फर्स्ट और सेकेंड मंथ की वर्किंग करता हूँ। सबसे पहले आएगा सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, पहले महीने मैंने 17,500 यूनिट्स बेचे हैं। पहले महीने मैंने 17,500 यूनिट्स बेचे हैं और सवाल में एक यूनिट का जो सेल्स रेवेन्यू है वो 10 रुपये दिया हुआ।
तो अगर मैं 17,500 यूनिट्स बेचता हूँ और एक यूनिट में 10 रुपये का बेचता हूँ, तो 17,500 यूनिट के 10 रुपये के हिसाब से सेल्स रेवेन्यू पहले महीने का बनता है 175,000। दूसरे महीने मैंने 18,000 यूनिट्स बेचे हैं और एक यूनिट अगर मैं 10 रुपये का बेचता हूँ, तो मेरा जो दूसरे महीने का सेल्स रेवेन्यू होगा वो होगा 1,80,000 रुपये। ठीक है ना, एक यूनिट 10 रुपये का बिकता है, एक यूनिट 10 रुपये का बिकता है। पहले महीने आपने 1,75,000 यूनिट्स बेचे, 17,500 यूनिट्स बेचे हैं। दूसरे महीने आपने 18,000 यूनिट्स बेचे। इसमें से हम लेस करा करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है। अब अगर पहले महीने की बात करें तो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस जीरो है, एक भी यूनिट ओपनिंग इन्वेंट्री में नहीं है। हमने 17,500 यूनिट्स बनाए, 17,500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें, 17,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करें। जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में प्रोडक्शन की वेरिएबल और फिक्स सारी कॉस्ट शामिल कर देते हैं। आई रिपीट, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में प्रोडक्ट की वेरिएबल और फिक्स सारी कॉस्ट शामिल कर देते हैं। लिहाजा अगर हम अपना सवाल देखें और ये देखें कि प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो हमें सवाल के टॉप पर नज़र आ रहे हैं एक यूनिट में डायरेक्ट मटीरियल 3 रुपये का लगता है, डायरेक्ट लेबर 2.25, वेरिएबल ओवर 0.75, सारे वेरिएबल खर्चे 6 रुपये के बने, और इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो 1.25 है। तो 6 प्लस 1.25 यानी कि जो हमारा टोटल खर्चा होगा, टोटल एक यूनिट की कॉस्ट होगी वो 7.25 होगी। ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स सारा खर्चा मिला लिया जाता है। तो हमारे पास जो है वो 6 प्लस 1.25 यानी कि जो 7.25 आ रहा है, इसको हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि 17,500 है, 17,500 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी 17,500 इंटू 7.25 यानी कि 126,875 आएगी। अगेन पहले महीने का कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो हमारे पास ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है 126,875। जब हम प्रोडक्शन की कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 175,000 माइनस 126,875, तो हमारे पास 48,125 का ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सारी की सारी जितनी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट होती हैं वो माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हो ना तो आपको अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड भी देखना पड़ता है। जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हो तो आपको अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड भी देखना पड़ता है। अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना, जो होता है हमारा बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, और ये हमें सवाल में 1.25 दिया हुआ है। सवाल में ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 1.25 मौजूद है। सवाल में 1.25 का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है। दूसरा स्टेप जो होता है अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करने का, वो होता है कि हम एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करें। और एब्जॉर्ब कैसे आता है? एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के लिए हम ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को यानी कि 1.25 को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से यानी कि 17,500 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो एब्जॉर्ब आएगा वो होगा 1.25 यानी कि ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय 17,500 यानी कि यूनिट्स प्रोड्यूस विच इज 21,875। जब 21,875 का हमारा एब्जॉर्ब आ गया, फिर हम एक्चुअल को और एब्जॉर्ब को आपस में कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल कितना है, अगर हम सवाल देखते हैं तो सवाल में लिखा हुआ है कि 3 लाख के फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट है पूरे साल की। ठीक है, पूरे साल की 3 लाख है। अगर पूरे साल की 3 लाख है तो एक महीने की कितनी हुई, उसके लिए हम 12 से डिवाइड करते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 एक महीने की हो गई 25,000।
एक महीने की हो गई 25,000। ठीक है, एक महीने की 25,000 रुपये की हमारी ओवरहेड्स की कॉस्ट है। ओवरहेड्स की कॉस्ट है 25,000 रुपये और मैंने एब्जॉर्ब किया है 21,875, यानी कि 25,000 माइनस 21,875 यानी कि 3,125 का अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड है, अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड है। अगर अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड है तो उसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में इसको भी हम चार्ज करेंगे, इसको भी हम चार्ज करेंगे और फिर मेरा जो सही वाला ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उस ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर हम लोग 48,125 में से 3,125 माइनस करते हैं तो 45,000 का हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करे जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करे जाते हैं सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इस सवाल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, हम ज़रा ऊपर जाते हैं। देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि सेलिंग, एडमिन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 60,000 पूरे साल का दिया हुआ था। पूरे साल का 60,000 है तो एक महीने का 5,000 ये हो गया और आगे वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 3,400 के दिए गए। तो दो चीज़ें माइनस होंगी, एक हमारा 3,000 और 400 माइनस होगा और एक हमारा 5,000 माइनस होगा और ये दोनों जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि कितना बनता है। 45,000 में से 5,000 माइनस करेंगे 40,000, 40,000 में से 3,400 माइनस करेंगे तो 36,600 रुपये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से मंथ नंबर 1 का प्रॉफिट होगा। 36,600 रुपये का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से मंथ नंबर 1 का प्रॉफिट होगा। अच्छा, मंथ नंबर 2 की बात करते हैं। अब मंथ नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो मंथ नंबर 2 में हमने जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे हैं ना वो 21,000 यूनिट्स हैं। 21,000 यूनिट्स बनाए, 21,000 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट की वैल्यू 7.25 है। तो अगर हम 21,000 यूनिट्स हमने बनाए, सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है 21,000 यूनिट्स बनाए और हमने ये देखा कि एक यूनिट की वैल्यू 7.25 है तो 21,000 इंटू 7.25 जो है वो बन रहा है 152,250। हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा, हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा सेकेंड मंथ का वो ज़ीरो होगा क्योंकि पहले महीने का जो क्लोजिंग है वो ज़ीरो था। हमारा जो दूसरा महीना है उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी वो 152,250 होगी। 152,250 कैसे होगी? 152,250 ऐसे होगी, 21,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं और हर यूनिट आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो आपको 7.25 का पड़ रहा है। अच्छा सर, 21,000 यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चर करे, उसमें से मैंने 18,000 यूनिट्स बेच दिए। जब आपने 18,000 यूनिट्स बेच दिए तो आपके पास 3,000 यूनिट्स बच जाते हैं क्लोजिंग में। अब जो आपके पास 3,000 यूनिट्स क्लोजिंग के बच गए, 3,000 यूनिट्स बच गए, वो 7.25 के हिसाब से कितने के होंगे? 3,000 इंटू 7.25, ये 21,750 की वैल्यू रखेंगे, 21,750 की वैल्यू रखेंगे। 3,000 यूनिट्स बच गए, हर यूनिट 7.25 का है तो ये 21,750 की वैल्यू रखेंगे। अब अगर मैं 152,250 में से माइनस कर देता हूँ 21,750 तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो आ रही है 130,500। ठीक है, और अगर मैं 180,000 में से, अगर मैं 180,000 में से माइनस कर देता हूँ 130,500 तो हमारे पास बच जाता है 49,500। फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि हम लोग करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमें अंडर ओवर अप्लाइड को भी चेक करना पड़ता है। अंडर ओवर अप्लाइड चेक करने के लिए पहला स्टेप होता है कि हम OAR या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करें, वो हमें सवाल में 1.25 दिया हुआ है। दूसरा स्टेप ये होता है कि मैं एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करूं, दूसरा स्टेप ये होता है कि मैं एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करूं। एब्जॉर्ब बराबर होता है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि 1.25 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल यूनिट्स यानी कि 21,000। तो 1.25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 21,000 से तो ये आता है
26,250 और फिर मैं 25,000 रुपये जो कि एक महीने के ओवरहेड्स हैं उसको मैं 26,250 से अगर कंपेयर करता हूँ तो इस केस में हमारे पास 1250 का ओवर एब्जॉर्ब्ड है। और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होता है तो उसको आप यहाँ पर एज अ इनकम बुक करते हो 1250 की, यहाँ पर आपके पास ओवर एब्जॉर्ब्ड आ रहा है। और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड आ रहा है तो 49,100 प्लस 1250 ये आपका बन जाता है 50,750 का ग्रॉस प्रॉफिट, 50,750 का ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। देखो, एक तो दूसरे महीने के ये 3600 रुपए के वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं। दूसरा ये जो 5000 रुपए के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो भी होंगे, ठीक है ना। तो 3600 और 5000 ये दोनों हमारे पास माइनस होंगे। तो अगर मैं माइनस करता हूं 50,750 माइनस 3600 माइनस 5000, ये बच जाता है आपके पास 42150, ठीक है। 42150 का अमाउंट बच जाता है आपके पास। यह आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सेकेंड महीने का प्रॉफिट है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस होती है और फिर सारी की सारी सेलिंग एंड एडमिन की कॉस्ट माइनस होती है। अब हम यही 2 महीने की वर्किंग करेंगे, लेकिन अब हम जो वर्किंग करेंगे वो करेंगे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ बनती हैं, क्या वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। सवाल आप सबके सामने होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। अगेन फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ 2 महीने। मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स रेवेन्यू तो सेम होगा, यानी कि सेल्स रेवेन्यू फर्स्ट मंथ का 175,000 ही होगा और सेकेंड मंथ का 180,000 ही होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 0 है। अब जब प्रोडक्शन हम लिखेंगे तो हम प्रोडक्शन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट यानी कि $6 शामिल करेंगे और हमने 17,500 यूनिट्स बनाए। तो 17,500 यूनिट्स के ₹6 के हिसाब से 6 इंटू 17,500 यह आ जाता है आपका 6 इंटू 17,500 यह आ जाता है आपका 1,05,000। क्लोजिंग स्टॉक आपका निल है। ऐसा करने से ये एक अमाउंट आ गई 105,000। अच्छा, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो हम लोग कंट्रीब्यूशन में पहुंचते हैं, उसके लिए हमें सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होती है। तो एक और वेरिएबल कॉस्ट भी सवाल में है। सवाल अगर हम देखते हैं ना तो इसमें वेरिएबल मार्केटिंग का एक्सपेंस है 3400 रुपए का। वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस जो है ना वो है 3400 रुपए का। ये भी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। और कंट्रीब्यूशन जो है, जो कंट्रीब्यूशन है वो होगी हमारी 175,000 माइनस 105,000 और 3400 दोनों को हमने माइनस कर दिया, यानी कि 66,600 की हमारी कंट्रीब्यूशन है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को अगर माइनस करते हैं तो फिक्स कॉस्ट अब हमारे पास दो होंगी। एक तो 5,000 वाली जो कि 60,000 पूरे साल की थी, 12 महीने के हिसाब से एक महीने की 5,000। दूसरा 3 लाख की जो आपके पास एक फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट थी पूरे साल की, उसको भी अगर 12 से डिवाइड करते हैं ताकि एक महीने की आ जाए जो कि 25,000 रुपये बन रही है। तो हम इसमें से अब प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट और मार्केटिंग और सेलिंग की फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि 25,000 और 5,000 रुपये, ठीक है। और इससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 36,600 रुपये आ रहा है। 36,600 रुपये आ रहा है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और मार्जिनल कॉस्टिंग का पहले महीने का जो प्रॉफिट है वो दोनों का सेम आ रहा है। दोनों का सेम आने की लॉजिक ये है कि जितने यूनिट्स बने थे वो सारे यूनिट्स बिक गए
ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग अलग नहीं है। अगर ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है और वो चेंज हो रही होती है तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग आता है। मंथ नंबर 2 की बात करते हैं। मंथ नंबर 2 में हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो अगेन नील होगा। मंथ नंबर 2 में हमने बनाए हैं 21,000 यूनिट्स और एक यूनिट 6 रुपए का। तो अगर मैंने 21,000 यूनिट्स बनाए, अगर मैंने 21,000 यूनिट्स बनाए, 21,000 यूनिट्स बनाया और एक यूनिट 6 रुपए का है तो 126,000 रुपीज़ की कॉस्ट हुई। उसके बाद 21,000 में से 18,000 यूनिट्स बिके हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में 3,000 यूनिट्स होंगे और एक यूनिट 6 रुपए का होगा, यानी कि 18,000 रुपए आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। 1,26,000 में से हम 18,000 को कर देते हैं माइनस, तो ये आता है हमारे 1,08,000 रुपए, ये एक माइनस होंगे। दूसरी जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है जो कि 3,600 रुपए की है। वो 3,600 रुपए की भी कॉस्ट अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 1,80,000 माइनस 1,08,000 माइनस 3,600, आपके पास 68,400 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन के बाद दो फिक्स कॉस्ट हैं, एक 25,000 रुपये की है और एक 5,000 रुपये की है। इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो 38,400 रुपये का हमारा सेकंड महीने का मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा है। अब सेकंड महीने का जो प्रॉफिट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंट है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सेकंड महीने का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 42,150 है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो सेकंड महीने का प्रॉफिट आ रहा है वो डिफरेंट है और वो 38,400 है। ठीक है, हमें इन प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना होता है। रिकंसिलिएशन की क्या लॉजिक है वो सेपरेट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर रिकंसिलिएशन हम बनाएंगे, रिकंसिलिएशन इस सवाल की बनाएंगे तो ऐसी बनेगी कि प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विच इज़ 42,150 और इसमें से आप लेस कर दो फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक। फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेस कर दिए जाते हैं और वो कैसे कैलकुलेट होंगे, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक है 21750 और मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लोजिंग स्टॉक है 18,000 रुपये। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको फिक्स ओवरहेड्स बता देगा, बिकॉज दोनों के स्टॉक के बीच में जो डिफरेंस होता है वो फिक्स कॉस्ट का ही होता है और वो डिफरेंस आ रहा है आपका 31,750 का। तो ऐसा अगर करोगे तो आपके पास प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा। अगर मैं अपने पास 42,150 में से माइनस कर देता हूँ 42,150 में से माइनस कर देता हूँ, एक मिनट, अच्छा इन दोनों का डिफरेंस है 21,750 माइनस 18,000, डिफरेंस है 3,750 का। 21,750 माइनस 18,000, डिफरेंस इन दोनों का आ रहा है 3,750 और मैं अगर 42,150 माइनस 3,750 करता हूँ तो 38,400, यानी कि वही प्रॉफिट आ जाता है जो मार्जिनल कॉस्टिंग का था। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका जो है, इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक के 3,000 यूनिट्स थे और हर यूनिट में 1.25 रुपीज़ के हिसाब से ओवरहेड शामिल थे, तो 3,000 को अगर मैं 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मैं इस वैल्यू पर पहुंच सकता हूं। अब ये रिकन्सिलिएशन हमने सेपरेटली डिस्कस करी हुई है, इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ सवाल सॉल्व करने पर फोकस करा है और मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के पहले 2 महीनों की वर्किंग्स करी हैं। ऑल्दो सवाल में 4 महीने जिसकी वर्किंग अब हम करेंगे, ठीक है ना, आप लोग करोगे।